अली सर साहब के पास। आप लोग जानते ही होंगे कि रिनाउंड डॉक्टर हैं, और इससे पहले हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम साहब थे, उनके पर्सनल फिजिशियन रहे हैं। तो सर मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि अभी यूनाइटेड नेशन का गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो उसका एक गोल है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जिसको हमारी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने 2015 में अडेप्ट किया है, और ये 2030 तक चलेगा। और भी रिसेंटली 7 ईयर प्लान बना है। तो अभी हम अच्छे सेहत के लिए, तो जनरली अब तक जो ना फिजिकल हेल्थ के बारे में बात की जाती है, तो अभी मतलब फिजिकल हेल्थ के अलावा हमारा मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ की कितनी ज़रूरत है। और अभी सर पोस्ट कोविड हमारे बच्चे, कोरोना काल के बाद जो है बच्चे थोड़ा सा डिप्रेशन, एंग्जाइटी के शिकार हो रहे हैं। तो इसके बारे में सर थोड़ा सा रोशनी डाला जाता है। देखिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ख़ास तौर से जो बच्चे घर में रहे हैं लॉकडाउन के पीरियड में, उनके लिए, और हम लोगों के लिए भी, और एडल्ट्स के लिए भी, और ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए भी। और एक नया काम का तरीका शुरू हुआ है जिसको वर्क फ्रॉम होम भी कहते हैं। तो हेल्थ जो है बहुत ख़राब हुई है इन आने वाले 3-4 साल में। और WHO ने एक मानक रखे हैं हेल्थ के। तो अभी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। वो हादसा ये हुआ है कि लैंसेट में एक आर्टिकल छप गया कि साहब इंडिया में जो लोगों की हेल्थ है वो WHO के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बिल्कुल 50% लोगों की हाई नहीं। तो ये बहुत बड़ा झटका है हमारे एटमॉस्फेयर को, वातावरण को, देश के लोगों के लिए बहुत सीखने की नसीहत आमेज़ ये चीज़ हुई है। उन्होंने कहा है कि 54% ख़वातीन और करीब 48 से 50% मर्द जो हैं वो गुड हेल्थ के जो WHO के क्राइटेरिया हैं उसको पूरा नहीं करते। तो ये बहुत बड़ा एक, मुझे तो पढ़ के पहले दिन तो बड़ा ही अफसोस हुआ कि ये यहाँ तक बात आ गई है कि लैंसेट में अब आर्टिकल छपेगा हम लोगों की सेहत के बारे में। इससे ज़्यादा ख़तरनाक, इससे ज़्यादा तकलीफ़ दे चीज़ कोई नहीं हो सकती। और उसका रीज़न ये है कि हमारी जो नई पीढ़ी है उसको ना ये पता है कब खाना है, कब सोना है, क्या करना है, किसकी बात माननी है, किसकी नहीं माननी है, टेलीफोन में कितना वक्त ज़ाय करना है, खेलना है कि नहीं खेलना, एक्सरसाइज करनी है कि नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात जो ये है, बड़ों के साथ वो नहीं रह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं। तो जो हम सीखते थे बड़ों से, सबकॉन्शियस माइंड से सीखते थे कि होता हुआ देखते थे। जैसे मैं अपने बाप को देखूंगा मेरी दादी की कितनी इज्जत कर रहे हैं, तो मैं भी अपनी माँ की वैसी इज्जत करूँगा। अब दादी तो है ही नहीं, और बाप किसकी इज्जत करेगा। अब बाप को जो करता देखूंगा मैं वैसा करूँगा, और बाप के सामने दादी नहीं है, उनकी माँ नहीं है। तो ये जो बड़ा ट्रांजिशन हुआ है फैमिलीज़ का। और दूसरा ये कि ज़िंदगी को गुजारने के लिए, पैसे कमाने के लिए मियाँ बीवी दोनों नौकरी करते हैं, तो बच्चे नौकरों के ऊपर पलते हैं, या घर में अकेले रहते हैं, या कहीं जाते आते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो उससे भी वो सही चीज़ें नहीं सीखते। तो हमारे बच्चे ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे जंगल में झाड़ियाँ बढ़ती हैं, बाग के गुलाब की तरह नहीं बढ़ रहे। तो उनकी प्रूनिंग, उनका देखभाल, उनको पानी दाना, उनको धूप, उनको खाद, ये ग़िज़ाइयत जैसे एक पेड़ के लिए ज़रूरी है, सूरज की रोशनी, ये उन बच्चों को नहीं मिल रही है। उन बच्चों को ट्रेनिंग, मैनर्स, ओबीडियंस, और घर में कैसे रखा जाता है, अपना वातावरण, चाल ढाल, और क्या पहनना है, क्या खाना है, कब सोना है, कब उठना है, इसकी तरबियत नहीं हो रही है। तो एक आपने अभी बहुत अच्छी बात बोली थी कि लोग एंटी सोशल हो रहे हैं, एंटी सोशल सिंड्रोम बन गया है, और ये इस वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अभी देखिए, आपने देखा एक बच्ची पे इतना प्रेशर पड़ा अर्नस्ट एंड यंग की कंपनी में, वो बच्ची मर गई। और अभी कल भी एक केस उसी कंपनी में अर्नस्ट एंड यंग में हुआ है कि एक और कैंडिडेट वहाँ का, उसकी भी डेथ हो गई। तो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में ये बच्चे जब जाते हैं तो वहाँ के माहौल को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और बॉस से लड़ाई हो जाती है, या बॉस फायर कर देता है। एक टर्म पहले हमारे टाइम में नहीं होती थी, हायर एंड फायर, ये नई टर्म आ गई है। तो जो हमने बात शुरू की थी, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, ये सब चीज़ें हमारी सेहत का हिस्सा हैं। खाली सेहत का ये नहीं है कि डोले बन गए सलमान खान जी की तरह, नहीं, ये हेल्थ नहीं है। हेल्थ की डेफिनेशन में आता है कि हमारी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ,
ये सब एक पैमाने के तहत और एक बैलेंस के तहत बरकरार रहे, तब हम हेल्दी कहलाने के अधिकारी होंगे। अच्छा, हाँ, इसी में सर एक बात आई है, अभी NAP 2020 आई है, उसकी सबसे खूबसूरती हमको जो लगी कि यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़, यानी कि वैल्यूज़ को इनकलकेट किया जाए। और इससे पहले जब 1986 में एजुकेशन कमीशन आया था, उसमें भी जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें भी यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ के बारे में कहा गया था। तो यूनिवर्सल मॉरल आप किसी भी मजहब के हैं, हर मजहब की किताबों में कुछ चीज़ कॉमन है। झूठ नहीं बोलना, गिबत नहीं करना, चुगलखोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, प्रेम से रहना। तो इस चीज़ को फैलाया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, स्कूल्स में। तो इसका मास लेवल ये है कि चूँकि यूनिवर्सल वैल्यू सब किसी के लिए है, तो मास लेवल समाज के लोगों को भी अगर फैलाया जाए। क्योंकि सर आपने एक बात बिल्कुल सही की, रिसर्च भी कहता है कि हमारा 6 साल तक जो बच्चा होता है उसके पास सबकॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड होता ही नहीं होता है। तो वो अपने पेरेंट्स के, अपने रिश्तेदार के, अपने माँ बाप के, अपने समाज के एक्शन से सीखते हैं। तो हमें बच्चों को तरबियत देने के साथ साथ समाज के और लोगों को भी यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज़ देने की ज़रूरत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ में फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में बताने की ज़रूरत है, मानवाधिकार के बारे में बताने की ज़रूरत है, महिलाओं के अधिकार के बारे में बताने की ज़रूरत है, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अवेयरनेस। जैसे कि मैं जो देखता हूँ, लोग फिजिकल हेल्थ के बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं, और ये प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, लोग प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेते हैं। तो इमोशनल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ और क्या कहते हैं जो स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी लोगों को काम करने की ज़रूरत है, अवेयर करने की ज़रूरत है। और साथ में क्या कहते हैं, ख़ास तौर से हर जगह एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। तो इसके लिए भी सर आप थोड़ा सा रोशनी डालें। हाँ, देखिए, पहले मुझे याद है दूसरे क्लास से शुरू हो जाता था, जागो प्यारे एक नज़म होती थी। वो नज़म तो होती थी एक पेज की, लेकिन उसका बहुत बड़ा मैसेज होता, तो बचपन से ही वो मैसेज जाना शुरू हो जाता था बच्चों में। सुबह सवेरे उठकर जब तुम सूरज के सामने खड़े होते हो तो दाहिने हाथ दिशा उत्तर की, बाएं हाथ तुम्हारे दक्षिण। और एक जागो प्यारे कविता होती थी, जागो मोहन प्यारे। इसमें सुबह सवेरे उठने का संदेश होता था। इसी तरह से तख्ती पे लिखवाया जाता था, माँ बाप का आदर करो, सदा सच बोलो, आपने जैसे कहा। और ये अक़वाले ज़र्री होते थे जो टीचर्स बहुत बचपन में बच्चों को सिखा देते थे। और पीटी का पीरियड होता था, उसमें भी डिसिप्लिन सिखाया जाता था। स्कूल ख़त्म होने के बाद NCC सिखाई जाती थी। एक्सरसाइज के पीरियड में डिसिप्लिन सिखाया जाता था। ये एक बाकायदा पीरियड होता था 1 घंटे का, जिसमें मॉरल साइंस, एक्सरसाइज, फिज़िकल ट्रेनिंग, ये सब पार्ट ऑफ करिकुलम होते थे। अब वो सब किताबें बदल गई, टीचर बदल गए, स्कूल बदल गए, सारे ढर्रे पढ़ाई के बदल गए, और जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो किताबों में से धीरे धीरे निकलती जा रही हैं। इसके पीछे कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं, लेकिन किताबों के साथ छेड़छाड़ का मैं बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ। हमारा जो रूटीन होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होती है वो कहना मानने की होती है, ओबीडियंस की होती है। तो वो ओबीडियंस शुरू होती है माँ बाप की ओबीडियंस, टीचर की ओबीडियंस, बड़ों की ओबीडियंस, गुरु की ओबीडियंस, साथी की ओबीडियंस। तो ये सब चीज़ें अब मिस होती जा रही धीरे धीरे। और ग्लोबल लेवल पे, जैसे आपने भी कहा ना कि वो अमेरिका हम पहले गए तो कुछ नहीं होता था, और अब अमेरिका में जैसे हमारे यहाँ टीचर्स डे होता है, उनके यहाँ फेथ का दिन एक अलग रख देते हैं। मदर्स डे कर दिया उन्होंने, फादर्स डे कर दिया, और बहुत सी चीज़ें उन्होंने ऐसे करी कि इस बहाने से वो बच्चों को बड़ों के साथ जोड़ते हैं। उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे आपस से बाहर हो रहे हैं, वही जो मैंने कहा झाड़ी की तरह ग्रो कर रहे हैं, तो उन्होंने इसका सलूशन बनाया और उन्हें अकल आ गई है, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ के उनको बड़ों के साथ वीकेंड पे ले जाते हैं, मसलन पिकनिक पे ले जाते हैं, कोई डिनर ऑर्गेनाइज कर देते हैं, और ये पूरी एक कैडर की तरह से काम चल रहा है वहाँ। और मैं तो एक बात कहूँगा बड़ी अच्छी कि हमारी जो इस्लाम की तालीमात हैं वो उन्होंने अडॉप्ट कर ली हैं अपने बच्चों की तरबियत के लिए, और हमने उनकी जो चीज़ें उन्होंने छोड़ दी हैं, धिक्कार दिए हैं, तिरस्कृत कर दिए हैं, वो हम अडॉप्ट कर रहे हैं। हमारे बच्चे डिस्को में जा रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, और वो अपने बच्चों को इससे बचा रहे हैं। बल्कि
मैं कंट्री का नाम नहीं लूँगा, वो आजकल अच्छे फॉर्म में नहीं है, वो कंट्री अच्छा नहीं कर रही है। उस कंट्री में जब माँ प्रेग्नेंट होती है उसी वक्त से माँ के सामने वो चीज़ें लाई जाती हैं। मसलन वो चाहती है मेरा बेटा इंजीनियर बने, तो उसको इंजीनियरिंग का लिटरेचर पढ़ने को कहा जाता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में विज़िट करके आओ, जाके इंजीनियर से बातें करो, इंजीनियरिंग की चीज़ें देखो। तो वो बच्चा वो ऐसा ग्रूम करते हैं बचपन से ही माँ के पेट से कि वो बड़ा होकर इंजीनियर बन जाता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। और एक चीज़ और भी है, हम जब ये कहते हैं कि हमारा देश साधु संतों का देश है, तो इसमें एक बड़ा मैसेज ये है कि हम धार्मिक हों। हम ईसाई है वो अपने चर्च जाए, मुसलमान जो है वो अपना मस्जिद जाए, और सरदार जी जो हैं वो अपने गुरुद्वारे में अपने बच्चों को पाबंदी से भेजें, जो को भेजते हैं। और जो लोग घर में पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, मैं सबके फेवर में हूँ। लेकिन हमारे बच्चे इस वक्त जो बिगड़ रहे हैं वो धार्मिक नहीं बन रहे हैं, रिलीजियस नहीं बन रहे हैं। तो जब रिलीजन हमको अच्छा रहना सिखाता है, अच्छा सोचना सिखाता है, तो हम अपने धर्म का भी पालन करने वाले बने। इससे हम बहुत चीज़ों से बच जाते हैं, खुराफातों से बच जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी इसी का नाम है कि हम स्पिरिचुअल बने, दूसरे के बारे में बुरा न सोचें। आज कहा जाता है ना कि आप साहब दुखी क्यों हैं, इसलिए नहीं कि आपके पास दुख है, बल्कि दूसरा सुखी क्यों है उसको देख के आप दुखी हो रहे हैं। तो ये जो टेंडेंसी है ये बहुत ख़राब है। और एसडीजी जो गाइडलाइंस हैं उसमें ये सब एनकम्पास्ड है। उसमें इसको स्मोकिंग की प्रिवेंशन भी एनकम्पास्ड है, टोबैको से भी रोकना एनकम्पास्ड है, ड्रग एडिक्शन से रोकना भी एनकम्पास्ड है। सब चीज़ें उसमें हैं, और इसको बड़े पैमाने पे स्कूलों में ही सिखाया जा सकता है। उसके जो बच्चों का सिलेबस है उसमें डाला जा सकता है, उनको अच्छी चीज़ों की तालीम स्कूल में दी जा सकती है, क्योंकि ये बच्चे स्कूल से कुछ सीख के निकलते हैं। और टीचर्स को ये नहीं समझना चाहिए कि मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है। उसका काम पढ़ाना नहीं है, तरबियत करना है। उसको एक अच्छा इंसान बना के बच्चे को स्कूल से निकालना है। उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसकी माँ बाप से भी बड़ी जिम्मेदारी है। टीचर हु टीचर्स, प्रोफेसर हु प्रोफेसर्स। तो ये जो अब ऐसा नहीं हो रहा है वो अपना पीरियड पास करके चले आते हैं। उनको ये नहीं पता है इस 45 मिनट में हमको इस बच्चे की ग्रोथ पे, मेंटल ग्रोथ पे, फिजिकल ग्रोथ पे। हमारे मास्टर क्या करते थे, हमारे एक मास्टर थे पन्ना लाल शर्मा, वो आर्ट के टीचर थे। वो गोला बनाते थे, डिज़ाइन बनाते थे, 10 मिनट में बनाते। अब वो 30 मिनट क्या करते थे, अब देखते थे कोई बच्चा शरारत कर रहा है तो उसको बताते थे तुम्हारे माँ बाप ने इतनी मुश्किल से पढ़ाया है, तुम्हें इतनी मुश्किल से तुम्हारी फीस दे रहे हैं, जो कुछ वक्त नवाने होती थी 10 साल में, और तुम्हारे माँ बाप ने कितनी कुर्बानी दी है जो तुम पढ़ने आए हो, कितने बच्चे बाहर हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूल में नहीं है। और वो शुरू हो जाते थे, अच्छा बनो, कैसे बनो, तो उस पर उनका लेक्चर होता था और रोज़ होता था। वो आर्ट के पीरियड में हम अच्छी तरह याद है, उनका 4th पीरियड होता था, और वो बहुत आदर्शवादी डॉक्टर थे, वो टीचर थे। तो वो ये मॉरल्स पढ़ाते थे। तो कहीं कहीं मॉरल्स का एक सब्जेक्ट भी होता है, पीरियड भी होता है स्कूल्स में। हाँ सर, अब आ गया है यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज हर जगह आ गया है जी। तो मॉरल्स सीखने बहुत ज़रूरी हैं बच्चों को। और ये बहुत ख़तरे की बात है कि हमारे बच्चे डेडिकेटेड नहीं हैं। पहले ज़माने में जो हमारे बच्चे पढ़ के गए थे वो सब अमेरिका में, यूरोप में बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, और बहुत उन्होंने नाम कमाया है, अपना भी और देश का नाम ऊँचा किया। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि बच्चे बाहर जाते हैं, पढ़ के वापस आ जाते हैं, या वहीं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं। वो चीज़ नहीं आ रही है कि बड़े बड़े इदारों में, मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट में, नासा में, तो ऐसी जगहों पे इंडियंस कम होते जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ सर, आपने जो एक बात की, कल्चर, हमारा इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ तो सदियों से बहुत अच्छा रहा है, और कल्चर में से लिटरेचर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे कि आपने बताया कि हम लोग भी हिंदी में बहुत सारी कविताएं पढ़े थे, कहानी पढ़े थे, उसमें मोरलिटी छुपा हुआ था। उसके अलावा उर्दू में भी जो शायर रहे हैं, अल्लामा इकबाल साहब को देख के दिल ताज़ा हो जाता है इंकरेज करने के लिए। लेकिन आज के टाइम में ये लिटरेचर में, यानी हिंदी उर्दू दोनों में, जो शेर वगैरह जो आ रहा है, थोड़ा सा कमी आई है।
तो हम लोग ये सोचते हैं अगर हमारे हिंदुस्तान में अगर हमारा ये क्या कहते हैं इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ है और हमारे देश की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग, अलग अलग रीजन के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग सदियों से एक साथ मिल करके रहते हुआ है। अब इस चीज़ को, इस बात को लोगों को अगर मॉरल वैल्यूज़, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, ह्यूमन राइट वो अच्छे से पढ़ाया जाए, बताया जाए, तो हम लोग पुराना जो अपना इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ को रिटेन कर सकते हैं। और इसका जैसे कि आपने बताया, बिल्कुल सही बताया कि आजकल अलग अलग कंट्रीज़ हमारे जो कल्चरल वैल्यूज़ को अडेप्ट कर रहा है और हमारे बच्चे जो है जो वेस्टर्न को जो अडेप्ट कर रहे हैं, इसको अगर रोका जाए तो फिर हम लोग रिवाइव कर सकते हैं और इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ को विश्व शांति के लिए ये काम आ सकता है। हाँ, वो देखिए ना, वी कैन बी द बेस्ट एम्बेसडर्स फॉर द वर्ल्ड। जैसे लोग इंडियन खाना बहुत पसंद करते हैं। पहले अंग्रेज़ मिर्ची नहीं खाता था, अब यूरोप में जो इंडियन करी है वो जुकाम का इलाज बन गई है। तो वो थोड़ी सी अपनी बात को आगे ले जाने की ज़रूरत है। अब आप देखिए, कई मुल्कों में मंदिर बन गए और वो ऐसे मुल्क हैं जहाँ पहले मंदिर का तस्वुर भी नहीं था। तो कल्चर को अडेप्ट करने में कोई क्रॉस कल्चरल रिटेलिएशन नहीं होता है। आप अच्छा काम करिए उसमें, तो वो जगह देंगे, आप अच्छी उसमें मैसेज दीजिए उसकी थ्रू। तो ऐसे ही अमेरिका वगैरह में बहुत सी मस्जिदें भी बनी हैं, बहुत से लोगों ने अपने चर्च दिए हैं, उसमें नमाज होती है। तो ऐसे ही गुरुद्वारे बने हैं, साइनोगॉग्स बने हैं नए, और बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं दुनिया में। अभी हम कल देख रहे थे कि शिकागो में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खाली पड़ी थी, तो उसमें कुछ लोगों ने चंदा इकट्ठा करके उस बिल्डिंग को खरीद के उसमें एक अच्छा स्कूल बनाया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अच्छा बनने की कोशिश कम हो रही है, बिगड़ने की कोशिश ज़्यादा हो रही है। इसलिए हमको बहुत ही, पहले किसी का एक्सीडेंट सड़क पे हो जाता था तो दो बड़े आके कहते थे, भाई इसको माफ़ कर दो, गलती से कार टूट गई है तुम्हारी। अब अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो दोनों लड़ते हैं और बाकी लोग वीडियो बनाते हैं उसका। उसको कोई ये नहीं समझाता कि भाई लड़ो नहीं, इसमें जो एक्सीडेंट हो चुका है उसमें तुम्हारा नुकसान भी हो गया, इनका भी हो गया, अब लड़ाई क्यों कर रहे हो। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि गुत्तम गुत्ता हो जाती है, कभी कभी गोली भी चल जाती है, कभी कभी मौत भी हो जाती है। तो ये चीज़ें पहले नहीं होती थी। तो हमको समाज को बिगाड़ से बचाना है। हमारे जो कल के बच्चे हैं, वो कल का हिंदुस्तान है, वो आज के बच्चे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त लोग बहुत परेशान हैं, माली हालत से भी लोग परेशान हैं, एजुकेशन पूरी नहीं है। हम जिस तादाद से बढ़ रहे हैं उस तादाद से स्कूल नहीं बन रहे हैं, सब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, गुर्बत भी है और कंपटीशन भी है, और एक तरह का डिससेटिस्फेक्शन पैदा हो रहा है लोगों में। और आगे आने वाले दिनों में ये चीज़ें और बढ़ेंगी, लड़ाई झगड़े भी बढ़ेंगे और डिससेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा, और अच्छी क्वालिटीज़ जो हैं वो कम हो रही हैं लोगों में, बुरी क्वालिटीज़ पनप रही हैं। ये सब एक तरफ हो रहा है, दूसरी तरफ हम चांद पर जा रहे हैं, हम सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं, ये भी हो रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों से फ़ायदा जब होगा जब हम एक अच्छे बनने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड वांट्स दैट वी शुड बी गुड ह्यूमन बीइंग्स। अब लड़ाई झगड़े बमबारी ये सब हो रहा है ना, इंसान की जान का प्यासा हो रहा है, और किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है, किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है। तो ये एक बहुत बड़ा खदशा, ख़तरा और बहुत बड़ी मोरल डिक्लाइन का इंडिकेटर है। और हमें अच्छा बन के, दुनिया को अच्छा बन के दिखाना है। और मैं तो कहूँगा कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्गों की मिसालें हैं, खुद प्रॉफिट की जो मिसाल है, बड़े बड़े दानिश्वरों ने उनका दुनिया का सबसे समझदार और दुनिया का सबसे नंबर 1 इंसान बताया है। तो ऐसे ही और भी जो बुज़ुर्ग गुजरे हैं, आपने शेख सादी का जिक्र किया, इकबाल का जिक्र किया, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, और उतनी दूर क्यों जा रहे हैं हम, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, कलाम साहब थे,
और बहुत बड़े बड़े अच्छे लोग सर्वपल्ली थे। राधा कृष्णन सर। राधा कृष्णन नहीं, एक नहीं, हज़ारों वर्ल्ड की मिसालें हैं और हर फील्ड में हैं। मैंने वेंकट रमन साहब के साथ भी काम किया है, शंकर दयाल शर्मा साहब के साथ भी काम किया है, प्रणब मुखर्जी साहब के साथ काम किया है। इन लोगों में जो एक कॉमन आदत थी वो ये थी, कम खाते थे, सवेरे उठते थे, मुताला करते थे, रात को देर से भी सोते थे तो सुबह सवेरे उठते थे, और किसी से मिलने से पहले उसके बारे में पूरा जान लेते थे, और लालच नहीं करते थे, अपनी ज़िंदगी को सादगी से बसर करते थे। मैं आपको एक अजीब बात बताऊं कि राष्ट्रपति भवन के क़याम में वेंकट रमन साहब इतना सादा खाना खाते थे कि मुझे ये पता ही नहीं चला इनका किचन कहाँ है। वहीं गैलरी में उनका सांभर बड़ा बड़ा जो बनता था बन जाता था, और वो खा के सो जाते थे। सुबह को पपीता खाते थे बगैर छिला हुआ, अपने आप चमचे से उसमें से गूदा निकालते थे उसका, एक कप चाय पीते थे, और ये टहलते थे, सारे लोग वॉक करते थे, एक्सरसाइज करते थे। तो इनकी ज़िंदगियाँ सादी थीं। हमारे यहाँ क्या हुआ है, हमने सादगी को तायुश से बदल दिया है, तो इसलिए हम परेशान हैं। और हर आदमी के पास हर चीज़ होनी चाहिए, इसलिए परेशान है, और बहुतायत से होनी चाहिए। हमारे एक बुजुर्ग फरमाते थे कि अगर आपके पास साइकिल होगी तो आप उसकी मोटरसाइकिल की ख्वाहिश करोगे, मोटरसाइकिल होगी तो आप कार की ख्वाहिश करोगे, कार की ख्वाहिश होगी तो आप बड़ी कार की ख्वाहिश करोगे, बड़ी कार होगी तो हवाई जहाज़ की तो ख्वाहिश करोगे। तो ये तमन्नाओं का जो सिलसिला है ये कभी ख़त्म नहीं होता, और इस पे काबू पाना, इस पे क़नाअत करना एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि हमारे पास जो है हम उसी में खुश रहें। और ये मैंने इसलिए बताई ना, बड़े बड़े लोग ये बहुत सादा होते थे, बहुत ही पंक्चुअल होते थे, कलील ताम होते थे, और इसीलिए मैं अभी बच्चों को भी बताता हूँ कि हमें एक श्लोक मास्टर साहब पढ़ाते थे, बहुत बड़े मास्टर साहब थे। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वानी निंद्रा कथे उचे अल्पाहारी गृह त्यागी ते विद्यार्थी के पंच लक्ष्य। काक चेष्टा, कव्वे की तरह कोशिश करिए। रोटी का टुकड़ा पड़ा होता है तो वो दांव लगा के उसको उठा के ले जाने की कोशिश करता है। बको ध्यानम, बगले का सा ध्यान। बगला मूवमेंट नहीं करता, खड़ा रहता है, आँख खोल के सोचता रहता है कैसी मछली आ रही है, देखता रहता है, फट से खा जाता है चोंच डाल के। ये बगले का ध्यान। श्वानी निंद्रा, कुत्ते जैसी नींद, मतलब हल्का नींद रखना, मतलब कम सोना। अल्पाहारी, आज सारी जो बीमारियां फैल रही हैं वो ज़्यादा खाने से फैल रही हैं, और हम लोग खा खा के जो है मर रहे हैं। और जंक फूड सर्विस में, जंक फूड, मैंने बोला ना बच्चे जो खा रहे हैं क्या खाना है, मैंने तो बहुत शुरू में ही बोल दिया था। उसके जंक फूड ही की वजह से तो हो रहा है सब। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, फैटी लीवर हो रहा है, डायबिटीज़ हो रही है, हाइपरटेंशन हो रहा है, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, सब बीमारियां हो रही हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज़ हो रही हैं। तो अल्पाहारी और गृह त्यागी, हिजरत करने वाले बनो, हिजरत करो। हिजरत का मैसेज भी है इसमें, घर छोड़ने का मैसेज भी है। और ये जो तालीमात हैं ये इस्लाम से अच्छी किसी मज़हब में नहीं है। और आपने बताया ना मोरल, सोशल, स्पिरिचुअल, तो ये हमको सीखना है, अपने बड़ों से सीखना है, अपने मज़हब से सीखना है। और मैं सबके लिए कहता हूँ ये बात, और आप पीछे देख रहे हैं बहुत कुछ, तो मैं ये कहता हूँ कि जो आपका धर्म सिखाता है, मज़हब सिखाता है, वो इकबाल की उसमें देखिए ना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, बट आजकल क्या हो रहा है, खूब बैर हो रहा है। तो ये सब बातें जो खिलाफ हैं हमारी तहज़ीब के, मज़हब के, ट्रेडिशन के, हमारी रिलीजियस बुक्स के, या हमारे बड़ों की टीचिंग के, हम उसको छोड़कर ज़िंदा नहीं रह सकते। अच्छा सर, इसी में इन कंटिन्यूशन, जैसे कि एक मैं साइंस में ये देखा था, इंसान का इम्यून सिस्टम का उनके बिहेवियर और खान पीन लाइफस्टाइल से बहुत गहरा रिलेशन होता है। तो अगर हम इंसान के ह्यूमन बिहेवियर को चेंज करते हैं और लाइफस्टाइल को अगर चेंज करते हैं तो उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जब इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग अगर होगा तो आदमी बीमार ही नहीं पड़ सकता है।
क्या इसमें एक नया रिसर्च जैसे नहीं और नहीं, कंट्रीज में? इम्यून सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबायोम्स, माइक्रोबायोटा, जीनोम्स, ये सब हमारे कंट्रोल होते हैं स्ट्रेस से। स्ट्रेस कंट्रोल होता है सिंप्लिसिटी से, सिंप्लिसिटी कंट्रोल होता है अपनी ट्रेनिंग से। ये सब इंटर रिलेटेड है। यस सर। तो ओवरऑल हेल्थ जो है वो इंटर रिलेटेड है। तो अगर हम कुदरत के करीब अगर जाएं तो बिल्कुल बीमार कम पड़ने का चांसेस, बीमारी कम पड़ने के चांसेस? बिल्कुल, लॉन्ग लाइफ होती है, सादा खाना, उच्च विचार, सादा जीवन, उच्च विचार, कुदरत के करीब रहने को ही तो बता रहा हूँ इतनी देर से। हम कुदरत से ही तो दूर होते जा रहे हैं। अभी मैंने शुरू में कहा था ना, लाइट मिले, सादा पानी मिले, साफ पानी मिले, साफ हवा मिले, पोल्यूशन कम हो, वहाँ हम रहें, अपनी ख्वाहिशों को कम रखें। तो ये सब सिंप्लिसिटी की तरफ इशारा कर रहा हूँ ना। मैं जब हॉस्टल में पढ़ता था तो इसलिए नहीं मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े थे कि मैं गरीब बाप का बेटा था, नहीं, मुझे और लोगों से दुगने पैसे आते थे। मेरे पास लाइब्रेरी में जितनी किताबें थी एक एक सब्जेक्ट की, उससे ज़्यादा मेरे रूम में थी। मैं उन पैसों की किताबें खरीदता था। और अब घर में इतने कपड़े हैं कि रखने की जगह नहीं है। तो जिस वक्त जो चीज़ की हमें ज़रूरत है उस पर ध्यान देना चाहिए। अब आजकल के बच्चे सोचते हैं बढ़िया कपड़े पहन लो, बढ़िया पर्स ले लो, बढ़िया गाड़ी में घूम लो, बढ़िया मोटरसाइकिल चला लो, तो हमको बढ़िया कहेंगे लोग। नहीं, बढ़िया आप बनते हैं अपनी एजुकेशन से, अपने व्यवहार से, अपने आचार से, अपने मैनर्स से, अपने डील डॉल से, अपनी सादगी से, सच्चाई से। तो ये सब क्वालिटी कहाँ है? उनको हमें दोबारा से पैदा करना। अच्छा सर, लास्ट एक केस स्टडी है मेरा, मैं नाम उसको ये नहीं करूँगा। एक पेशेंट है, उसके सामने में क्या होता है कि वो लेडी होती है, लेकिन उनके पति जो है ना पहले शादी किए थे, फिर दूसरी शादी किए। तो उस लेडी को शुरू से ही पति बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। तो बाद में फिर दूसरी तो उनका बेटा और बेटी भी हुआ था। तो बेटा पढ़ लिख करके जब अपने पैर पर खड़ा हो गया तो माँ का वो अच्छे से इलाज करना चाहता है, अच्छे से अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है। और वो जो लेडी है, उनके हस्बैंड उसको आज से करीब 30-32 साल पहले उसको 3 तलाक भी दे दिए थे। तो उनको फिर बाद में फिर मुफ्ती के गलत फतवा ले करके उसको रखे साथ में। और लेडी तो जानकार नहीं होती है, उसको गुमराही में रखने के बाद जब बाद में उसका बेटा 12-13 साल पहले इस बात को उठाया और मुफ्ती लोगों से ये किया, तो मुफ्ती लोग बोला कि दोनों का रहना जायज़ नहीं है। तो वो अपना बेटा के पास रह रही है। प्लस कुछ दिन पहले उस लेडी की बहुत तबीयत बिगड़ गई और उसका बेटा अपनी माँ को अपने पास रखना चाह रहा था दिल्ली में, लेकिन उसके फादर उनको अपने पास रखते थे और ज़मीन बेच करके जो दूसरी शादी की हैं उसका बेटा बेटी है उनको घर बनाने में या उनको पढ़ाई लिखाई में खर्च किए। तो अभी क्या है कि कुछ दिन पहले उस लेडी का हार्ट अटैक हो गया था, 100% ब्लॉकेज। उसके बाद यहाँ आया तो और भी बीमारी निकला, यूरोलॉजी में भी प्रॉब्लम है, स्पाइनल कोड में भी प्रॉब्लम है, स्किन में भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर डॉक्टर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो एनालाइज किया है कि उनके जो हस्बैंड है वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है और एंटी सोशल पर्सनालिटी है। तो इसलिए उसकी माता को क्या कहते हैं दूर रहने के लिए कहा है। तो अब ये दूर रह रही है, बिल्कुल तौबा तिल्ला करके, शरीयत के हिसाब से भी अलग रह रही है। वो खुद लेडी जा करके हमारे सरिया में, जमात उलमा हिंद में और वहाँ के मुफ्ती से पूछ करके बिल्कुल तौबा तिल्ला करके नेक ज़िंदगी गुजार रही है और अच्छा अपना सेहत के लिए दवाई खा रही है वक्त पर और क्या कहते हैं फिजियोथेरेपी कर रही है और अच्छा कर रही है। लेकिन उसके हस्बैंड उनको वापस ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, कुछ लोगों का साथ ले रहा है। तो इसमें सर आप नहीं, बिल्कुल लीगली ऐसा नहीं कर सकते वो, ना धर्म के हिसाब से ना कानून के हिसाब से। तो उनको बता देना चाहिए ये बात कि आप गलत हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है। और माँ जैसे खुश है बेटे के साथ तो अच्छी बात है, खुश रहें, दोनों ज़िंदगी अपनी गुजारें। माँ बेटे का तो रिश्ता सबसे पाक होता है और माँ से तो बड़ा बच्चे के लिए कोई होता ही नहीं है। और हस्बैंड अगर दोनों को साथ रखना चाहते हैं तो उनको तमाम शरई इंसाफ करने होंगे जो वो नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं तो यही राय दूंगा, भाई मुफ्ती वगैरह से राय ले ली गई है तो मेरी राय तो बहुत हकीकत सी यही है कि माँ को जैसे खुशी मिले वैसे करें।